Good morning, everyone. Welcome to IAS PCS Factory. I'm going to cover here some of the topics which have been there in the news frequently, which have made headlines from January 2023 to July, जो हम अभी कर रहे हैं आज ये यानी 24 जुलाई है. इसमें आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि इंटरनेशनल अफेयर्स के कौन सी न्यूज़ हैं एंड देन पॉलिटी वाला यानी कि GS2 आई हैव कवर्ड हियर एंड देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो ऑन GS3. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, I'll tell you the topics and I'll explain why these topics have been there in the news so that you can correlate or even you can introduce your answer through that. I know you are having UPPSC mains, UPSC mains, 67th BPSC interview, 68th BPSC interview. I mean, all these topics are going to be very important. Even from the perspective of prelims, these topics are important because UPSC or any other organization doesn't categorize topics based on prelims, mains और interview. 5% से ज़्यादा वो नहीं होता है. So any topic, suppose basic structure doctrine का अगर 50 साल पूरा हुआ है and that topic is very important for the prelims, so that topics becomes important equally for the mains examination. Now let us start. Now I'll start from IR because if you see newspaper, any article or any editorial page, you'll find that most of the articles are based on the international affairs. So that is the reason that I covered here a lot of topics. And then secondly, the number of articles that are being published in newspaper, you'll find these are related to the politics or we call it polity. So let's start. The first one you can see here is, let's change the color. Okay. The first one is about USA. आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहला स्टेट विजिट, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो स्टेट विजिट किया और 2009 में लास्ट स्टेट विजिट हुआ था प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का. तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएस के साथ वो हमारा हो जाता है डिफेंस से रिलेटेड जितनी डील्स हुई हैं उसको लेकर के. नाउ एक सवाल आपके मन में आएगा कि आखिर क्यों हम डिफेंस को लेकर इतनी ज़्यादा फ्रांस से भी या फिर यूएसए से इतनी चर्चा कर रहे हैं. इसके पीछे का कारण यह है कि आपको पता है कि रसिया हमारा ट्रेडिशनली अभी भी लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है. बट द प्रॉब्लम विद रसिया इज कि रसिया इज बिकमिंग अ जूनियर पार्टनर ऑफ चाइना, ऐसा न्यूज़पेपर के वेरियस आर्टिकल्स का कहना है. तो ऐसी कंडीशन में एक तो दो फैक्टर हो गए. एक, रसिया को अभी खुद ही वेपन्स की जरूरत है क्योंकि यूक्रेन से उसका क्राइसिस चल रहा है और नेटो इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं. दूसरी प्रॉब्लम है कि चाइना से हमारा, आपको पता है कि अभी भी डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल ही रहा है LAC पे, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है. तो ऐसे मोमेंट पे जब चाइना पूरी तरह से रसिया के साथ खड़ा है और एक कॉन्फ्लिक्ट अगर इंडिया और चाइना के बीच इमर्ज होके आता है तो चाइना में भी डिक्टेट कर सकता है रसिया को रिलेटेड टू डिफेंस सप्लाईज टू इंडिया. दैट इज व्हाई इंडिया चाहता है कि हम अपनी जो डिफेंस सप्लाईज है उसको डाइवर्सिफाई करें एंड दैट्स द रीजन दैट वी आर अप्रोचिंग, बी इट इजराइल, बी इट फ्रांस, बी इट अमेरिका. तो यही कारण है. नाउ उस पर बहुत सारे डील साइन हुए हैं, चाहे वो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हो, तो इनको आप देखेंगे को डेवलपमेंट को लेकर के हो. ठीक है. देन थोड़ा हम करके सबको बढ़ते जाते हैं. देन फ्रांस, आपको पता होना चाहिए फ्रांस के साथ जब भी बात आएगा देन यू विल मेंशन अ टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. करंटली वी हैव strategic partnership with more than 35 countries, but France was the first country with which we signed strategic partnership. 1998 में इंडिया ने जब ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण किया था वाजपेयी जी के टाइम में, मई 1998 में, उस समय जब वेस्टर्न कंट्रीज, इवन अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ कोर्स लेड बाय अमेरिका, तो उस समय जब हमारे पे सैंक्शन लगा रहे थे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे थे, फ्रांस ऐसा देश था, सैंक्शन तो छोड़ो, फ्रांस ने इंडिया को मदद किया. इनफैक्ट 1974 का जो हमने स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया था पोखरण में, उस समय भी फ्रांस ने हमारी मदद की थी.
नॉट नॉट इन टेस्ट बट उसके बाद सप्लाईज में, फ्यूल सप्लाई में। ओके, तो उस समय फ्रांस ने पहली बार इंडिया के साथ, अगर किसी कंट्री का अगर आता है, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है, तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ हमारा जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ। नाउ आपको एक और चीज ध्यान रखना चाहिए कि अभी बास्टाइल डे परेड हुआ और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया था 14 जुलाई को। बास्टाइल डे ऑफ कोर्स हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन सकता है बास्टाइल डे के ऊपर, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता होगा तो उससे रिलेट करके आप पढ़ेंगे। नाउ इसमें फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ जब अगर कोई कंपैरिजन आपको कुछ करना हो ना डिफेंस में, तो देखिए फ्रांस, अभी एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि फ्रांस जो है वो ज्यादा फेवरेबल पार्टनर है क्योंकि 100% जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो फ्रांस कर देता है, बट अमेरिका नहीं करता है। सेकंड एडवांटेज ये होता है कि फ्रांस में ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बट फ्रांस में एक बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन है कि हाँ इंडिया को देना है, कोई वहां पे रोक टोक नहीं लगता है। बट क्या है ना, यूएस की कांग्रेस से पास करना पड़ता है और वहां पे कई बार चीजें अटक जाती हैं। तो ये दो मेजर एडवांटेज को आप गिना सकते हो। नाउ इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो हमारा इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट है या क्वाड का कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी बेसिस वहां पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। इजिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता है कि रिपब्लिक डे परेड हुआ और रिपब्लिक डे परेड पे चीफ गेस्ट हमने इजिप्टियन प्रेसिडेंट अल सीसी को बुलाया था। उसके बाद खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी जो है वो इजिप्ट का दौरा किया है। तो इजिप्ट, और मैं तो कहूंगा कि अफ्रीका बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। नाउ लेट अस कम टू नेपाल। Nepal, if I talk about Nepal, Nepal is suffering from political instability. You have seen many prime ministers in the recent past. And जो प्रचंड है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 4 डे का, पुष्प कमल दहल प्रचंड उनका पूरा नाम है, तो उन्होंने 4 डेज का विजिट किया इंडिया में। और इस बार काफ़ी चेंजेस देखने को मिला और काफ़ी सारी, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के हो या फिर बांग्लादेश को एक्सेस को लेकर के हो, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उस पर बहुत सारी, और इस विजिट को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट कहा गया है। तो इंडिया और नेपाल टाइज को तो आप जरूर देख लेंगे। आपने उन ड्रेसेस को भी लेकर के चर्चा हुआ कि पहली बार, चूंकि प्रचंड का जो बैकग्राउंड है ना, ही हैज बिन फ्रॉम ए माओइस्ट बैकग्राउंड, और उस माओइस्ट बैकग्राउंड में उन्होंने जो नेपाल का ड्रेस यूज करना या फिर इंडिया के लिए जो वो सारे इशूज हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल इशूज हैं, जैसे कि 1950 का जो ट्रीटी है उसको नहीं उठाया गया, या फिर जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को ना उठाना, यानी कि हमने जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े। हालांकि ये बात अलग है कि नेपाल में जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। हम ये कहेंगे कि जो कंट्रोवर्शियल इशूज थे उसको साइडलाइन करके, और जो मेजर इशूज हैं जो बायलैटरल टाइज को अपग्रेड कर सकते हैं उस पर चर्चाएं हुई। हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिस्कस भी करेंगे इफ टाइम परमिट्स। नाउ Japan, why this country has been there in the news? Because Japanese Prime Minister Fumio Kishida, उन्होंने मई में इंडिया में विजिट किया, and he outlined the free open Indo-Pacific. Please remember this term because if you use this term in your answer, you will get a lot of marks. I mean, this would be a kind of value addition. आपको पता है कि शिंजो आबे जी, जो अब तो नहीं रहे, बट उन्होंने इंडिया के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइज को प्रमोट किया। उन्होंने एक बुक भी लिखा था, टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, और उन्होंने इंडिया के बारे में ही सारी चीज़ें लिखी थी। और जब इंडियन पार्लियामेंट को अराउंड 2007 की बात है, जब वो एड्रेस कर रहे थे, तभी उन्होंने इंडो पैसिफिक की बात करी थी। तो जापान एक और पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप G7 का इस बार समिट देखेंगे तो G7 का इस बार समिट हुआ हिरोशिमा में। हिरोशिमा आपको पता है कि यहाँ पे अमेरिका ने एटम बॉम्ब भी गिराया था। तो
पीस वगैरह को लेकर के भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। बट जापान इस बार G7 का और इंडिया इस बार का G20 का होस्ट है। और देखिए अभी आप देखेंगे ना तो जापान और इंडिया का जो टाइज है वो कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा है, बट द प्रॉब्लम इज जो हमारा जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो बहुत नहीं है। अगर आप जापान का ट्रेड देखेंगे चाइना के साथ तो हमसे कई गुना ज्यादा है। बट क्या है, व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेटेजिक मैटर्स देन जो जापान है उसका कन्वर्जेंस इंडिया के साथ हो रहा है, चाहे वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट हो, या फिर ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी के को लेकर के डिस्प्यूट हो। तो इन जो जापान है, एक और बात मैं बता देता हूं, चाहे वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो या फिर जो नॉर्थ ईस्ट या फिर अंडमान एंड निकोबार में जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के बातें हो, वहां पे इंडिया नहीं अलाउ करता है किसी भी अदर देश को कि आप यहां पे इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज दैट्स वेरी सेंसिटिव एरिया। और जापान का जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है उसका लार्जेस्ट रिसिपिएंट इंडिया ही है। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू जर्मनी, ऑफ कोर्स जो चांसलर है ओलफ सोल्ज, तो उन्होंने विजिट किया था। तो जर्मनी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यूएस, फ्रांस, जापान, नेपाल, भूटान, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप ये करेंगे। फिर आपको पता है कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने विजिट किया। तो 75 ईयर्स हमारे डिप्लोमेटिक टाइज के पूरे हुए हैं, तो इसलिए इस पे उन्होंने विजिट किया था इंडिया में। तो ये भी कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ इजराइल एंड पैलेस्टीन हैज ऑलवेज बिन देयर इन द न्यूज फॉर डिफरेंट रीजंस। एक यहाँ पे कंट्री छूट गया है, मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। हालांकि यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन 2021 में पूछ लिया है, कंट्री नहीं कहेंगे, ग्रुपिंग कहेंगे, I2U2 या फिर जिसे कहेंगे वेस्टर्न क्वाड। तो यहां पे इजराइल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। I2U2 में कौन है? 2 I का मतलब है, यहां पे I2 का मतलब है इंडिया इजराइल, और 2 का U का मतलब है यूएसए एंड यूएई। तो इजराइल अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहां पे जुडिशियरी में बहुत सारे जुडिशरी को हैंडीकैप करने की कोशिश की जा रही थी। ज्यादा पावर एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में ले रहा था और नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ और इस प्लान को अभी विथ होल्ड करना पड़ा है। और पैलेस्टीन का मैटर तो हमेशा से ही चर्चा में रहता है, आपको पता है। नाउ चाइना ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज, अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के बाद। तो चाइना हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगा और एलएसी पे अभी भी कंप्लीटली जो हमारा डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो चल ही रहा है। कई सारी जगहों से डिसएंगेजमेंट हो गया है, बट अभी भी कई जगहों पे जो ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट है उस पर डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया। ना आपको एलएसी एक टर्म यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है ना कि हमने बस परसेप्शन के आधार पे ये चीजें चल रही हैं। डिलिनिएशन ऑफ द बाउंड्रीज एंड जो डिमार्केशन, हमने दोनों में से कोई भी अब तक नहीं किया है। एंड दैट इज वाई क्या होता है कि जो अब यहां पे फिर क्या चलेगा, माइट इज राइट। बट हमारे हित में यह है कि हम जल्दी से जल्दी इस चीज को डिलिनिएशन और डिमार्केशन पे फोकस करें और ये कहे। और जो मैप्स का एक्सचेंज है, जब भी आप सजेशन दोगे तो आप ये बताओगे कि मैप्स का हम म्यूचुअल एक्सचेंज करें। और एक और बात है कि अभी आपको पता है कि चाइना का जो जीडीपी है वो अराउंड $20 ट्रिलियन हो गया। इंडिया का जो जीडीपी है वो अराउंड 3.75 ट्रिलियन है। जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो चाइना का हमसे 4 टाइम्स ज्यादा है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि गैप इंक्रीज होते जा रहा है, और ये जितना ज्यादा गैप इंक्रीज होगा, देयर इज अ टैक्टिक्स चाइना में दैट इज कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स, SST। तो चाइना क्या करता है, इस सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स के तहत धीरे धीरे टेरिटरीज को अपने अंदर लेता जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल यू कैन सी इन द साउथ चाइना सी, लाइक बहुत सारे वहां पे, चाहे वो स्प्रैटली हो या फिर पारासोल हो, बहुत सारे आइलैंड पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। नाउ कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैंने यहां एक इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर साथ में लिख दिया, खालिस्तान। अगर खालिस्तान पे चाहे वो GS3 में भी क्वेश्चन अगर बन जाए तो मैं इस पे आश्चर्य नहीं करूंगा, बिकॉज खालिस्तान बहुत ज्यादा, अमृतपाल सिंह का आपको मैटर याद होगा, तो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि कनाडा में आपको पता है कि जो लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी रही हैं, तो उनकी फोटो को लेकर के बहुत सारा अभी मैटर हुआ था। तो उन्होंने काफ़ी सेलिब्रेशंस वगैरह किया था, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर S जयशंकर से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भी कि
उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस मैटर को कि दिस इज नॉट गुड फॉर आवर बायलैटरल टाइज एंड दिस इज नॉट गुड फॉर इवन कनाडा एज वेल। तो इस चीज को देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि जो खालिस्तान का मैटर है वो पाकिस्तान का आईएसआई चाहता है कि इसको हम हवा दें। यूएसए में बहुत सारे लोग हैं, या फिर कनाडा में, या फिर यूके में। आपको पता है यूके का जो इंसिडेंट हुआ जहां पे हमारा जो तिरंगा झंडा है उसको उन्होंने हटा दिया और बहुत ज़्यादा इस मैटर को नहीं उठाया गया। प्रॉब्लम ये है ना कि एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ये जो कुछ कंट्रीज हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया है, तो उसमें ऐसा लिखा था कि ये जो कंट्रीज हैं इसको एक बार्गेनिंग टूल के रूप में यूज करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि मान लो कि यूके है, तो यूके के साथ हमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है, तो यूके एज अ बार्गेनिंग टूल इस मैटर को यूज कर सकता है। बट हमें क्या करना है कि इस मैटर को एज अ बार्गेनिंग टूल नहीं यूज करना है, बल्कि एक कंडीशन रखनी है। बट एक और बात लिखा था कि कनाडा पे हमें बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं इसमें यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर कहें कि जो या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, लेकिन आप एंटी नेशनल चीजों को नहीं प्रीच कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये है कि इन कंट्रीज में काफी ओपन इमिग्रेशन को प्रमोट किया है इंडिया से, और आपको पता है करीब करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 लाख सिख माइग्रेंट्स रहते हैं कनाडा में। तो उनके लिए ये इंडिया के लिए ठीक भी बात है कि मतलब कोई भी देश जो है इंडियंस को इतना अडॉप्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब कि जगह दे रहा है अपनी कंट्री में। तो हमें सिर्फ एक मैटर को लेके पूरी बायलैटरल टाइज नहीं खत्म करनी चाहिए। जैसे कई लोग आंसर में लिख देते हैं कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा तब तक हमें सारी चीजों को रोक नहीं। देखो, प्रैक्टिकल अप्रोच से काम चलता है, ऐसे आप नहीं कर सकते। हाँ, इसको एक मुद्दा हम जरूर बनाएंगे, लेकिन सिर्फ इसी को रखते हुए नहीं करेंगे ना। आपको एक चीज समझनी होगी कि पाकिस्तान क्यों इंटरेस्टेड है। आपको पता है पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, जो वहां की खुफिया एजेंसी है, वो चाहता है कि जो पंजाब है उसको अलग कर दिया जाए। अब उसको अपना दर्द है कि बांग्लादेश अलग हो गया, और पंजाब में ड्रग्स के केसेस, आपने उड़ता पंजाब देखा भी होगा, ड्रग्स के केसेस हैं। एग्रीकल्चर की कंडीशन अभी उतनी ठीक नहीं है, तो आईएसआई को भी लगता है, और अमृतपाल सिंह जैसे लोग आते हैं तो आईएसआई को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस मैटर को और हवा दे दे। और पंजाब एक एफ्लुएंट स्टेट है इंडिया का, मतलब समझिए कि नाक कह सकते हैं हम इंडिया का। तो ऐसे कंडीशन में अगर पंजाब को चाहता है कि अलग हो जाए, तो इंडिया की जो सोवरेनिटी है या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इसके लिए बहुत खतरा होगा। बट इस मैटर को मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सेंटर और स्टेट दोनों को मिल करके सॉल्व करना चाहिए, ऐसा आप कंक्लूजन में भी लिखेंगे। नाउ भूटान के जो 5th किंग है, नाउ कम टू भूटान, उन्होंने भारत का विजिट किया। एक चर्चा में यह आया कि भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने चाइना और भूटान की बाउंड्री डिस्प्यूट्स को लेकर के एक शायद किसी यूरोपियन पत्रकार को एक अपना इंटरव्यू दिया। तो उसमें किसी पैकेज डील की बात आई, तो भारत में ऐसी बातें चलने लगी कि क्या भूटान ऐसा कह रहा है कि जो हमारा डोकलाम का मैटर था, या चुम्बी वैली के पास जो टेरिटरी है, क्या उसको हम एक्सचेंज करने की बात कह रहे हैं। तो वहां पे ये बट ये खुल के सामने आई, और ऐसा कई सारे आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा कि इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड कि नहीं, भूटान जो है वो इंडिया की सेंसिटिविटीज को, इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, या इंडिया की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझता है, और कोई भी अगर डील भूटान करता है तो वो इंडिया को जरूर कॉन्फिडेंस में रखेगा। आपको पता होना चाहिए कि भूटान इज द ओनली कंट्री हमारे आसपास जिसने चाइना की BRI प्रोजेक्ट को, एक इंडिया और एक भूटान, इन्होंने साइन नहीं किया है। अन्यथा आप देखिए, श्रीलंका ने BRI प्रोजेक्ट साइन किया, हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर्स के लिए डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा करके और चाइना ने ले लिया। आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, आर्थिक दुर्दशा है, BRI प्रोजेक्ट में सीपेक चल रहा है वहां पे। सो इन सारे मैटर्स को भूटान वॉज देयर इन द न्यूज। नाउ देयर वॉज अनदर न्यूज, ईरान सऊदी डेटॉन। देखिए, ऐसे में देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या अमेरिका विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम मिडिल ईस्ट से क्या अमेरिका का विड्रॉल हो रहा है। बिकॉज ये जो डेटॉन हुआ, ये बीजिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले,
ईरान के और सऊदी के। आपको पता होना चाहिए ईरान एंड सऊदी आर आर्क राइवल्स। ईरान से अमेरिका की पटती नहीं है और सऊदी अमेरिका का एक दोस्त है। और अमेरिका और चाइना का अभी एक तरह से कह सकते हैं कि न्यू कोल्ड वॉर, बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि चल रहा है। नाउ ऐसे कंडीशन में जब एक तरफ अमेरिका का आर्क राइवल है और एक तरफ अमेरिका का दोस्त है, और ऐसे में अमेरिका का कॉम्पिटिटर अगर एक मीडिएशन की भूमिका निभाता है, तो चाइना ऑफ कोर्स एक सुपर पावर इन द मेकिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बट आई रेड वन आर्टिकल अबाउट परहैप्स इट वाज सी राजा मोहन, एंड ही रोट कि अमेरिका इज नॉट विदड्रॉइंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, एंड बिकॉज अमेरिका ऐसा कर नहीं सकता। अमेरिका वहां से अपना प्रेजेंस थोड़ा इसलिए कम किया क्योंकि अमेरिका को अब उतना तेल और नेचुरल गैस की जरूरत नहीं, अमेरिका खुद एक्सपोर्ट कर रहा है। बट अमेरिका की जो एलाई कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री खासकर, उनको अभी भी जरूरत है मिडिल ईस्ट का, इसलिए अमेरिका नहीं विड्रॉ कर सकता। अमेरिका का अभी भी डिफेंस के मामले में देखेंगे तो थाउजेंड्स या इवन कहें कि हंड्रेड्स ऑफ मिलिट्री बेसिस हैं जो चाइना नियर फ्यूचर में तो कतई कंपेयर नहीं कर सकता है, ऑफ कोर्स कांट अचीव दैट। तो वो एक फैक्टर है, बट स्टिल जो चाइना का राइजिंग प्रेजेंस है वो आप काउंटर नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वन थिंग। और जो सऊदी है वो उसका 2035 का विजन देखेंगे तो वो हाइड्रोकार्बन से थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और कुछ ऐसे मैटर्स हुए जैसे जमाल खाशोगी का मैटर, अगर आपको याद हो 2019, तो उसके बाद और जो रिलायबिलिटी है अमेरिका पे वो थोड़ा सा घटा, और इसीलिए सऊदी भी चाहता है कि अपनी पार्टनरशिप्स को हम डाइवर्सिफाई करें, बट सऊदी भी अमेरिका से दुश्मनी नहीं लेगा, उसका दोस्त बना रहेगा। नाउ जापान एंड साउथ कोरिया, ये इशू तो बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में कवर हुआ, बट सी राजा मोहन सेज कि जापान एंड साउथ कोरिया का जो रैप्रोचमेंट है दैट वाज नॉट गिवन ड्यू स्पेस दैट इट डिजर्व्ड। तो ये अब इन दोनों ने फिर से, अब देखिए इनका पास आने का कारण क्या है। इनका पास आने का इन दोनों का कॉमन प्रॉब्लम बना हुआ है नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड सिक्योरिटी लेवल पे। दैट इज व्हाई दे आर कमिंग क्लोजर, breaching their differences. Now, Russia-Ukraine crisis, of course, this is one of the most important development in the international affairs. आपको पता है ये 24 फरवरी 2022 से ही ये मैटर चल रहा है, और पुतिन को ऐसा लगा था, जो राष्ट्रपति पुतिन है, कि बहुत जल्दी जो क्रिमिया का मैटर था जैसे उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया था, या जो जॉर्जिया में साउथ ओसेटिया का मैटर था उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया था, सिमिलरली वो ऐसा सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट उनको नहीं पता था कि इट विल बी अ लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड वॉर। तो ये काफ़ी लंबा चल रहा है, और इसमें नेटो कंट्रीज़ का हम आगे देखेंगे भी, नेटो कंट्रीज़ का कैसे इन्वॉल्वमेंट हो गया है। और वागनर इशू थोड़ा सा आया था, वागनर म्यूटिनी, जो कि हालांकि अब कंट्रोल हो गया है, और उस पर थोड़ा सा आप जरूर लिखेंगे। ये काफ़ी डिटेल में रहा है, सो मैं इसको छोड़ता हूँ। नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिन देयर इन द न्यूज़, क्योंकि अगर मार्च की हम बात करें तो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज, होली के अवसर पे आपने देखा उन्होंने होली खेला यहाँ, और क्रिकेट मैच भी देखा अहमदाबाद में। सो एंथनी अल्बनीज विजिटेड इंडिया, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो क्वाड की मीटिंग भी होने वाली थी सिडनी में, बट ड्यू टू द अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्राइसिस द क्वाड मीटिंग कुड नॉट टेक प्लेस इन सिडनी। और इसको जो G7 की साइडलाइंस है हिरोशिमा में, तो वहीं पे क्वाड की लीडर्स ने अपनी मीटिंग रख ली थी, बट स्टिल प्राइम मिनिस्टर चोज टू विजिट सिडनी, और उन्होंने वहाँ पे जो डायस्पोरा कम्युनिटी है, ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन डायस्पोरा, बिकॉज सेवरल लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड जो राहुल गांधी जी हैं, तो इन्होंने डायस्पोरा को ये एड्रेस किया है, तो ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का रिलेशनशिप इन द करंट डिस्पेंसेशन, और खासकर अगर पिछले 10 सालों में देखेंगे तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है। ऐसा स्कॉलर्स का मानना है कि इतना तेजी से आगे बढ़ने वाला शायद ही कोई रिलेशनशिप हो सकता है। हम लोग डिटेल में किसी वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। नाउ
श्रीलंका एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, आपको पता है आई हैव जस्ट फ्यू मिनट्स बैक आई डील्ड विद दिस इशू कि हम्बनटोटा पोर्ट को कैसे श्रीलंका से ले लिया, और श्रीलंका में जो इकोनॉमिक, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ दिया, और श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ वो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है बहुत कम रह गया, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस था बेसिकली, मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाए। आपको पता है ऑल ऑफ ए सडन इन्होंने पॉलिसी को चेंज कर दिया, और श्रीलंका अभी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जस्ट आज कितना तारीख है, 24 तारीख, यानी कि 3 दिन पहले यहाँ जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, तो रानिल विक्रमसिंघे ने विजिट किया, तो उसको लेकर के भी आप ये टॉपिक जो है वो ये रह सकता है इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस, आईएमएफ का बेल आउट पैकेज, और पाकिस्तान का जो खासकर इमरान खान जो रिजीम रहा है वो अमेरिका के बहुत ही खिलाफ रहा है, और जो एक एक्सिस का अगर नाम लेंगे तो पाक, चाइना, रसा, टर्की, ईरान, इन कंट्रीज का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो साथ में है। तो ये जो अगर एक्सिस बनता है तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन आवर इंटरेस्ट, तो इसको लेकर के आप नाउ यहां पे अब कुछ इंटरनेशनल आपको ग्रुपिंग्स दिखाई देंगी। नाउ व्हाई दीज टॉपिक्स आर देयर इन द न्यूज। ब्रिक्स, आपको पता है कि ब्रिक्स 5 देशों का है, ऑफ कोर्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। जब ब्रिक्स बना था ना तो उस समय इसका पर्पस था कि यूएस का जो उस समय चल रहा था वो यूनिपोलैरिटी वाला फेज चल रहा था, तो इंडिया को भी लग रहा था कि यूएस को काफी बैलेंस करना, और यूएस क्या कर रहा था कि कश्मीर के मैटर पे इंडिया के अगेंस्ट अपना पक्ष रख रहा था, और जो न्यूक्लियर मैटर है ऑफ कोर्स सैंक्शन लगा रहा था, तो इंडिया के लिए उस समय चीजें ठीक नहीं लग रही थी। बट अभी जो है वो कश्मीर पे यूएस हमारे साथ है, और इनफैक्ट जो न्यूक्लियर पे 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील हो या फिर एनएसजी में स्पेशल वेवर की बात कही गई हो, तो ये अभी यूएस जो है वो हमारे साथ दिखाई दे रहा है। और जो ब्रिक्स में ये जो चाइना है वो उस समय के ठीक उलट हो गया है, मतलब चाइना और यूएस के साथ जो हमारे रिलेशंस 90s या अर्ली 2000 के रहे हैं वो ठीक उलट हो गए हैं दोनों देशों के साथ। चाइना अगेंस्ट में चला गया है और जो यूएस है वो हमारे फेवर में आ गया है। नाउ ब्रिक्स, व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन देयर इन द न्यूज, क्योंकि ब्रिक्स का जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुआ तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साउथ अफ्रीका को विजिट किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत आए हुए थे। दिस शोज कि हाउ इंपॉर्टेंट ब्रिक्स इज फॉर अस। नाउ उसके बाद ये है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त 2023 में ब्रिक्स का जो समिट होने जा रहा है वो साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है, तो जो इसकी आउटकम्स होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। और ब्रिक्स में अपनी कॉमन करेंसी और ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बात कही जा रही है, बहुत सारे कंट्रीज को जोड़ने की बात चल रही है, तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ एससीओ का एक क्रिटिसिज्म भी आ रहा था कि व्हाई देयर वाज द वर्चुअल समिट, तो वर्चुअल समिट इंडिया में हुआ और अभी जुलाई में ही हुआ है, तो इसको लेकर के ऑफ कोर्स एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तो उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी गोवा को विजिट किया था, तो उसमें हालांकि पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, बट हमारे पर्सपेक्टिव से ये है कि एससीओ क्या है, आउटकम क्या निकले हैं, और ओवरऑल जो डायमेंशन है आप उसको दे देंगे। G20 ऑफ कोर्स इतने सारे आर्टिकल्स आ गए हैं G20 पे, इतनी सारी जो वर्किंग ग्रुप्स बनाई गई हैं, हर चीज पे एक वर्किंग ग्रुप बन गया। इवन WTO का हम अभी आगे चर्चा करेंगे, WTO पे भी वर्किंग ग्रुप बना है, तो इन चीजों को लेकर के है। नाउ मुझे लगता है कि पॉलिटी को नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए क्योंकि इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट लेट्स सी। ओके देन G20 ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया और खासकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब हेड्स ऑफ स्टेट लेवल पे मीटिंग होने लगा, और G20 की मीटिंग इस बार जो सितंबर 2023 में इंडिया में रखी गई है, तो इसीलिए G20 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी पूरी चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि एससीओ और G20 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और G7 का हमने बताया कि G7 का जो समिट है वो G7 का जो समिट है वो हिरोशिमा में हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, इसमें 7 देश शामिल हैं, यू ऑल नो दिस। बट प्रॉब्लम ये है ना कि जो अब चाइना और इंडिया, अब चाइना देखेंगे तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पीपीपी टर्म्स में देखेंगे तो लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
और इंडिया अभी देखेंगे तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और तो दूसरी इकोनॉमी और फिफ्थ इकोनॉमी ही नहीं है, तो कैसे हम मान ले, इवन रसिया भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो G7 में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और G7 ने इस बार का जो हिरोशिमा समिट हुआ तो चाइना को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स उसमें रेज किए गए, और उसमें एक टर्म को यूज किया गया, इसको आप आंसर में ज़रूर इंक्लूड करेंगे, कि वी आर नॉट गोइंग टू डीकपल, चाइना से हम डीकपल नहीं कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू डी रिस्क। इसका मतलब क्या है कि चाइना से कंप्लीटली अलग हो जाना, बिकॉज आप देखेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है अभी चाइना है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अभी चाइना है। चाहे वो अमेरिका का देख लीजिए, अमेरिका से चाइना का 700 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है, और ये इतना ज्यादा ट्रेड, जबकि अमेरिका चाह रहा है, और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब आप आश्चर्य करेंगे, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। और इसीलिए जो ट्रेड वॉर चल रहा था अमेरिका और चाइना के बीच, अगर ट्रंप का आपको उस समय की चीजें याद हों, तो ये इवन जापान का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है, हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज। तो आप देख पा रहे हैं कि चाइना इतना ज्यादा अपना जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसे, तो ये कंट्रीज भी G7 कंट्रीज चाहते भी हैं, और जापान तो लीडिंग है, जापान को चाइना से स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स है। तो ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि डी कपल चाहते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। दैट इज वाई इन्होंने एक मिडिल पाथ ढूंढा कि हम अपनी इकोनॉमी को चाइना से डीरिस्क करेंगे, जिसमें कि चाहे वो ट्रेड डेफिसिट को कम करना है या चाइना पे डिपेंडेंस को कम करना है, इन सब चीजों पे ये लोग ध्यान देंगे। नाउ नेटो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर टू ऑब्वियस रीजंस। पहला रीजन ये है, मैं यहां मिटाता हूं, नाउ पहला रीजन ये है कि फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। देखिए, रसिया ने सोचा तो था कि जो नेटो का एक्सपेंशन ना हो, और इसीलिए यूक्रेन पे अटैक किया, बट रसिया के लिए ये चीजें काउंटर अपोजिट पड़ गई, और इनफैक्ट जो फिनलैंड के ज्वाइन करने से करीब करीब 1300 किलोमीटर का जो एरिया है नेटो का, वो बढ़ गया है रसिया के साथ। तो ऑफ कोर्स रसिया ने अपने कंसर्न्स को जाहिर किए थे, बट फिनलैंड के अपने कंसर्न्स है, रसोफोबिया है फिनलैंड को, और पास्ट में झगड़े रहे हैं। फिनलैंड की कुछ टेरिटरीज, ऐसा मानता है फिनलैंड की हमारी कुछ टेरिटरीज को रसिया ने ले लिया है। तो ऑफ कोर्स जो यूक्रेन क्राइसिस हुआ उसके बाद फिनलैंड जो है वो इसको ज्वाइन करने के लिए एकदम से बेचैन हो गया। अगला टर्न स्वीडन का है। नाउ दूसरा एक रीजन है कि नाटो व्हाई इट हैज बिकम इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो रसिया यूक्रेन क्राइसिस है तो उसमें डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली नेटो ने बहुत मदद की है यूक्रेन की। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नेटो कंट्री। आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1949 में बना था, जब कोल्ड वॉर यूएस और यूएसएसआर के बीच चल रहा था। ऐसा लगा था कि जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया और कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो ऐसा लगा कि नेटो शायद इसको खत्म कर दिया जाएगा, बट इनफैक्ट हिस्ट्री सोच कि नेटो का एक्सपेंशन हुआ है, चाहे वो बाल्टिक स्टेट्स हो या अदर स्टेट्स हो। एक और टर्म आपको सुनने को न्यूज़पेपर में मिल रहा होगा कि नेटो प्लस। नाउ नेटो प्लस क्या है? तो देखिए, जो ट्रीटी अलायंस जो कंट्रीज है ना अमेरिका के, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया एंड इजराइल, ये 5 कंट्रीज नेटो के कंट्रीज प्लस ये 5 कंट्रीज जो नेटो में शामिल नहीं है, जो अमेरिका के बहुत क्लोज पार्टनर्स हैं, तो ये नेटो प्लस में है। नाउ एक टर्म आएगा इंडिया का क्या। देखिए, इंडिया ने खासकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये बात साफ तौर पे उन्होंने कहा कि नेटो टेम्पलेट डजंट सूट अस। दिस मीन्स कि हम नेटो को ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। ऑब्वियस रीजन है। अब इसके पीछे आपको कारण अगर मैं बताऊं तो कारण ऐसा है कि इंडिया बिलीव करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में, एंड इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आपको पता है कि हमारा सबसे जो हम अराउंड
4,400 किलोमीटर का हमारा बाउंड्री लगता है चाइना के साथ। रसिया के साथ हमारे इतने क्लोज टाइज हैं और ये जो नेटो है इन दोनों के खिलाफ है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ इनके खिलाफ है इसलिए हम ना शामिल हो? नहीं, इंडिया बैलेंस मेंटेन करना चाहता है और एक बार आप नेटो में शामिल हो गए तो अननेसेसरी अगर कोई भी मैटर होता है हमारे बॉर्डर पे तो उस समय चाइना उसको फर्दर एस्केलेट करेगा और हमारे लिए चीजें और मुश्किल होती जाएंगी। नाउ कम टू क्वाड। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा भी है इस पे। तो क्वाड को आप कर लेंगे, चारों कंट्रीज हैं आप सभी को पता है, और क्वाड की मेंबरशिप बढ़ाने की अगेन ब्रिक्स की तरह बात कही जा रही है कि जैसे फ्रांस, यूके जैसे कंट्रीज को इसमें शामिल कर लिया जाए। और इंडो पैसिफिक, जब भी पहले एशिया पैसिफिक आपको टर्म सुनने को मिल रहा होगा, बट इंडो पैसिफिक हैज गेन्ड न्यू करेंसी नाउ, सो यू विल यूज दिस। ऑकस पे यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस बार आपको पता है कि ऋषि सुनक, जो बाइडेन और एंथनी अल्बनीज ये तीनों मिले भी थे, और इसमें ऑकस का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। और ये तीनों कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया को, मतलब जो ब्रिटिश डिजाइन और यूएस मैन्युफैक्चर्ड जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो देने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि फ्रांस इस मैटर से नाराज हुआ क्योंकि फ्रांस के साथ जो डील थी उसको कैंसिल करके और फिर इसको किया गया, तो एक पार्टनर को थोड़ा सा नाराज किया गया। अच्छा, फ्रांस से मुझे याद आया ना कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, तो इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दिए हैं जो यूएस के हित में नहीं है। चाइना, बीजिंग में उन्होंने विजिट किया और उसके बाद उन्होंने एक टर्म का यूज किया कि वैसल नहीं है, जो हमारी कंट्रीज हैं वो यूएस का एलाई है बट वैसल नहीं है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि इन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रमोट किया। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्रांस का विजिट किया था तो उस समय न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ऐसी बातें आ रही थी कि इंडिया और फ्रांस दोनों ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जो इमैनुअल मैक्रोन है और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इन दोनों के बीच जो एक रिश्ता है पर्सनल लेवल पे वो भी गहरा है और दोनों की सोच ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट। दोनों चाहते हैं कि वर्ल्ड जो हो वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। नाउ इस पे ऑकस पे ना चाइना और रसिया ऑफ कोर्स ये कंसर्न्स जाहिर किया। इन्होंने कहा कि जब ऑस्ट्रेलिया एनपीटी में एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन नहीं है तो आप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन उसे क्यों प्रोवाइड कर रहे हो। इस पे जो बाइडेन का जवाब था कि हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको न्यूक्लियर आर्म्ड नहीं बना रहे हैं। आई कंसिडर दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। और रसिया और चाइना का एलिगेशन है कि इससे क्या होगा कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कमजोर होगा, एनपीटी का जो रिजीम है वो कमजोर होगा। नाउ मैं एज्यूम करता हूं कि देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन वर्ल्ड ऑर्डर, द चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर। इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि एंड रिलेटेड टॉपिक इज पोलैरिटी ऑफ पावर। देयर हैज बीन अ डिबेट कि वेदर द वर्ल्ड इज बाइपोलर or whether the world is multipolar. Of course, the world is not unipolar now, most of the scholars believe, because just after the disintegration of USSR, the world for some time was considered to be unipolar, but now there are scholars like C. Raja Mohan who believes that the world has got bipolar. Why? Because there is on the one pole there is US and on the other there is China. But there have been many scholars, including our External Affairs Minister S. Jaishankar. He says that no, the world is multipolar, and most of the articles में you will find the world is multipolar. But there is another scholar जिनका नाम है संजय बारू. Of course, he was media advisor to our ex-Prime Minister Manmohan Singh. और ये बोलते हैं कि the world since the global financial crisis 2008 has become bi-multipolar. Now what does this mean? Bi-multipolar means he is emphasizing that the world is getting attracted, or the world is getting converged on two poles, China and US, but still multipolarity is the norm. So the world is getting towards bi-multipolar.
नाउ देर इज अ टॉपिक यूनेस्को। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका यूनेस्को को यूएसए अगेन ज्वाइनिंग एंड यूएस हैज सेड दैट इट विल पे ऑल इट्स ड्यूज। नाउ अमेरिका क्यों छोड़ा? ट्रंप जो रिजीम था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम पे अमेरिका ने यूएस को छोड़ दिया, साइटिंग द एंटी इजराइल बायस। क्यों? क्योंकि पैलेस्टीन को इसमें यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। तो अमेरिका किसी भी कंट्री, किसी भी ग्रुपिंग को फंडिंग तो बंद कर ही दिया था। अमेरिका ने किसी भी ग्रुपिंग को अमेरिका फंडिंग नहीं करता जिसमें कि चीजें इजराइल के अगेंस्ट हो, बिकॉज इजराइल बहुत क्लोज पार्टनर है अमेरिका का। अगर आप इवन देखेंगे ना, जो नोबेल प्राइजेस मिलते हैं उसमें बहुत सारे अमेरिकन ज्यूज होते हैं। नाउ अमेरिका भी ज्वाइन कर रहा, व्हाई? बिकॉज चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था, और वही कारण है यूनेस्को में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या एजुकेशन में टेक्नोलॉजी हो, ऑल द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स वर बीइंग सेट बाय चाइना, एंड दैट इज व्हाई अमेरिका इज नाउ joining UNESCO again under the Joe Biden administration. WTO, it has always there in the news because एक इस पे वर्किंग ग्रुपिंग भी बना है। G20 का ऑफ कोर्स समिट इंडिया में हो रहा है अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, तो इसमें वर्किंग ग्रुप बना है, तो इसको लेकर WTO चर्चा में है। एंड फॉर डिफरेंट रीजंस, ऑफ कोर्स ड्यू टू द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, आपको पता है दिस इज नॉट फंक्शनिंग, और इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज की जो ट्रेड डिस्प्यूट्स है वो अटके पड़े हैं, और इसके पीछे अमेरिका का मेजर हाथ रहा है, क्योंकि उसकी जो अपॉइंटमेंट है मेंबर का, जो मिनिमम कोरम है वो 3, 7 में से 3 मिनिमम कोरम है, तो वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो चाहे फूड सिक्योरिटी का मैटर हो, चाहे वो सब्सिडीज का मैटर हो, बहुत सारे मैटर्स इसमें अटके हुए। ना यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस, एक हो सकता है इस पे एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछते, क्योंकि 50 सालों के बाद फ्रेश वाटर पे कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है। नाउ साउथ पैसिफिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पे चाइना का राइजिंग प्रेजेंस है, प्लस ऑस्ट्रेलिया इसको अपना बैकयार्ड मानता है, प्लस जो अमेरिका है उसका अगेन बहुत सारे एम्बेसीज अमेरिका वहां पे खोल रहा है। इंडिया का आपको पता है कि पापुआ न्यू गिनी को इंडिया ने विजिट की, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने विजिट भी किया, और फिपिक की समिट। तो इन सारी चीजों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है फिपिक, पापुआ न्यू गिनी एंड साउथ पैसिफिक। नाउ अरब लीग क्यों इंपॉर्टेंट है? अरब लीग में सीरिया को एंट्री दे दिया गया है, और जो स्प्रिंग रेवोल्यूशन हुआ था आपको पता होगा, तो उस समय से कितनी सारी क्राइसिस हुई और फाइनली सीरिया को इसमें एंट्री मिल गई है, और सऊदी जो है ना वो लीडरशिप रोल को सीख कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अरब लीग। सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मेरा गला दुख गया है, सो आई एम सॉरी। सो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वी विल डील विद द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, और मे बी देखते हैं कब करते हैं। ओके, आई विल ट्राई कि आज ही करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।